हेडिंग डालो, पेलोड कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून, पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून। तो पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून के बारे में मतलब पहले समझो। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैट डिपार्टमेंट होता है ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मेनली, वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट द वेदर कंडीशन या फिर ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक एयर में क्या वेदर का सिचुएशन होगा, एयर का ह्यूमिडिटी क्या है या विंड स्पीड क्या है, ये सबको मेज़र करते हैं ना। बोलते हैं ना मैट डिपार्टमेंट में ने ये रिपोर्ट दिया है, ऐसा होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इस तरह से एक बलून लिया जाता है। ऑब्वियसली अगर बलून को उड़ना है तो गैसेस कैसी होनी चाहिए, लाइटर। और अब इस बलून के साथ एक सेटअप या एक डिवाइस काइंड ऑफ चीज़ को लगाया जाता है ना। इसी को हम लोग कहते हैं पेलोड, पेलोड कैपेसिटी ऑफ बलून, है ना। तो मेनली क्या होगा कि इसको आप छोड़ दें, हाइड्रोजन या हीलियम भरा होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पर सारा सेटअप करके रखा होगा। ये जो है मेजरमेंट या रीडिंग करके आएगा, जिससे कि पता चलेगा जो भी डेटा देना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरली क्या भरते हैं, H2 या हीलियम, लाइटर गैसेस ही ऑब्वियसली भरेंगे। अब इसका सेम कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप पढ़ते हो किसी भी बॉडी के फ्लोट या सिंक करने में है। कोई भी बॉडी फ्लोट करेगा या सिंक करेगा तो ये डेंसिटी पे बेस्ड फैक्टर होता है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसमें एक लिक्विड भरा और इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा फोर्स? एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, जिसको हम लोग क्या काउंट करते हैं, mg। और एक कौन सा फोर्स लगता है, बॉयंसी फोर्स। वो किधर लगता है, बाइंड फोर्स ऊपर लगता है, करेक्ट है ना। लेट इट बी FB मान रहा हूं मैं। दिस इज द कंडीशन कि कोई बॉडी सिंक करेगा या फ्लोट करेगा। तो एक बात बताओ कि जो बॉइंट फोर्स है और mg है, इसको कंपेयर करेंगे तो कब ये सिंक करेगा और कब ये फ्लोट करेगा। अगर हम कहें mg इज लेस देन FB तो क्या होगा, mg इज लेस देन FB देन फ्लोट करेगा, और mg इज मोर देन FB देन सिंक करेगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो mg अगर ज्यादा होगा FB से तो ऑब्जेक्ट विल सिंक, एंड इफ mg इज लेस देन FB ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। तो ये दो अपोजिट टाइप के फोर्सेस से पता चलता है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहां भी रहेगा कि कब बलून ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये उस पर डिपेंड करेगा। तो मेनली किस तरीके से पेलोड कैपेसिटी वर्क करेगा या उसका क्या फंक्शन है, आपको समझ में आ रहा है। बाकी इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। तो जस्ट इसको आप नोट कर लें एक बार पहले। तो इस चीज को, ये जो डायग्राम के फॉर्म में मैंने दिखाया तो आपको ध्यान रहे। तो पहले लिखेंगे पेलोड के बारे में। पेलोड कैपेसिटी या पेलोड है ना, एक ही चीज है। पेलोड इज डिफाइंड एज, पेलोड इज डिफाइंड एज, पेलोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मास, पेलोड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मास a balloon can carry, the balloon can carry in atmospheric air, balloon can carry in atmospheric air, in atmospheric air to the desired height, to the desired height, है ना। और ये भी पॉइंट क्लियर है
कि जो डेंसिटी ऑफ बलून होना चाहिए वो एयर के डेंसिटी से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। और इसीलिए वहां पर हम हमेशा कौन से गैसेस को यूज करेंगे, लाइटर गैसेस, है ना। तो हाइड्रोजन या हीलियम जैसे गैस यूज होंगे। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। आगे लिखो, फॉर बलून इन द एयर मीडियम, फॉर बलून इन द एयर मीडियम, for balloon in the air medium, आगे लिखेंगे, if balloon has to rise up, if balloon has to rise up in atmosphere, if balloon has to rise up in atmosphere, total weight of balloon, total weight of balloon should be less than equal to FB, buoyant force. Whereas buoyant force is equal to weight of medium, ब्रैकेट में लिखना एयर, weight of medium ब्रैकेट में एयर, where FB is equal to weight of medium air displaced by the balloon, weight of medium एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बलून। अच्छा एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा हमें कि कितना एयर डिस्प्लेस किया? बलून का जो वॉल्यूम होगा, जितना जहां पे बलून है वहां पे तो एयर नहीं आएगा ना, तो उसी से तो पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब आप FB निकाल रहे हो तो कितना एयर डिस्प्लेस हुआ, तो इसका मतलब तुमको एयर डिस्प्लेस तो मालूम नहीं चलेगा, लेकिन क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ बलून, तो वहां से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आगे लिखो, टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास, टोटल मास किसके बराबर होगा बताओ जरा, टोटल मास बलून का लिखो, टोटल मास ऑफ बलून किसके बराबर होगा, लिखो, मास ऑफ बलून मटेरियल, मास ऑफ बलून मटेरियल प्लस बोलो मास ऑफ गैस जो बलून में भरा है आपने, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वही है, दोनों को इक्वेट करना है ना, बॉइंट फोर्स के बराबर ही तो करना है, तभी तो वो नहीं उड़े, मतलब उसको आपको लेके जाना ना ऊपर, है ना, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। तो क्या लिखे, मास ऑफ बलून मटेरियल प्लस मास ऑफ एयर प्लस मास ऑफ पे लोड, ये भी तो बलून के वेट में ही काउंट आएगा, मास ऑफ पे लोड, ठीक है। उसके बाद बॉइंट फोर्स क्या आएगा यहां पे, बोलो, हाँ लेकिन वो कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एयर इनटू डेंसिटी, लिखो, लिखो मास ऑफ एयर, सॉरी मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, हाँ मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड लिखो, वॉल्यूम ने जी से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसको वॉल्यूम से रिलेट करेंगे क्वेश्चन में, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, है ना, यही होगा ना बॉइंट फोर्स, मतलब मास वहां पे। अब अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे जरा देखो जरा यहां पे, मास ऑफ, ध्यान देना, मास ऑफ बलून इनटू जी, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, FB इंटू जी, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल बनाने में ऑब्वियसली इक्वेट करें, वैसे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको, मास ऑफ बलून ऑलरेडी हमने लिखा, मास ऑफ बलून मटेरियल प्लस मास ऑफ गैस फिल्ड इन द बलून प्लस मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू FB, और FB को क्या लिखोगे, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, और मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड को क्या लिखेंगे बोलो, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू
वॉल्यूम ऑफ बलून, डेंसिटी ऑफ गैस इनटू वॉल्यूम ऑफ बलून। तो इसको तुम वापस ऐसे लिख दो, मास ऑफ बलून मटेरियल प्लस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ पेलोड। यही एक फॉर्मूले पे ही सारा क्वेश्चन बनेगा। आपको उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको तो सिर्फ ये याद रखना है कि मास ऑफ पेलोड इज इक्वल टू एफ बी, बस खत्म। ये इतना रटने की भी जरूरत नहीं है, तो जस्ट बता रहे कि क्वेश्चन इसी तरह से फ्रेम होके आएगा। क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा, बलून ऊपर जाएगा ही नहीं, तो यही कंडीशन होल्ड करेगा वहां पे। और इसको यहां से कैसे रिलेट करेंगे आइडियल गैस से, वो क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या है, बोलो। ये भी क्लियर हो गया ना, इंटू जी क्यू किया और जी जी क्या हो जाएगा, इधर कैंसिल हो गया। इसीलिए पहला स्टेटमेंट में मैंने वही लिखवाया कि टोटल वेट ऑफ बलून इज इक्वल टू एफ बी, क्योंकि जी क्या हो रहा है, दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, जब हम ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं तो इसमें कुछ एजम्पशंस माने गए हैं, बिना एजम्पशंस के नहीं बनेगा। कौन कौन सा एजम्पशन हो सकता है, आप बता सकता हो? जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने पर क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है वॉल्यूम भी चेंज होगा, कंडीशंस भी चेंज होंगे। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कांस्टेंट मान के करते हैं। तो लिखना, नोट करके लिखना, पहला पॉइंट। अच्छा, की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आपको? की कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, क्या शॉर्ट में लिखे तो ये तो है, बोलो। एक नीचे की तरफ फोर्स, एक ऊपर की तरफ फोर्स, इसके पूरे का मास इंटू जी, ऊपर की तरफ जा रहा है मास इंटू जी। वहां पे मीडियम को क्या लेना है, एयर। और वो कैसे पता चलेगा अपने को, जो बलून का वॉल्यूम होगा उससे। तो यही है, इतना रटने का जरूरत भी नहीं है, अगर ये ध्यान में है तो काम हो जाएगा, है ना। अब ये मास ऑफ बलून मटेरियल, अब देखो जैसे न्यूमेरिकल में बलून मटेरियल के मास को नेग्लिजिबल मान लेते हैं तो नहीं लिखेंगे उसको, तो लिखना इसमें पहला नोट वही है। ऑब्वियसली अगर नहीं गिवन है तो, और गिवन है तो ऐड करेंगे। तो लिखो, इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मास ऑफ बलून मटेरियल कैन बी इग्नोर्ड, mass of balloon material can be ignored है ना, if not mentioned in the question. Second point, generally we assume density of air, सॉरी यहाँ पे गैस लिखा ना, इसको एयर करना क्योंकि एयर का कैलकुलेशन है ना। जनरली वी एज्यूम डेंसिटी ऑफ एयर टू बी कांस्टेंट at any altitude, and hence buoyant force is taken constant. अगर डेंसिटी कांस्टेंट ले ले तो एफ भी कांस्टेंट हो गया, है ना। buoyant force is taken constant. However, the fact is that buoyant force continuously decreases with increase in altitude, with altitude लिख सकते हो। However, the fact is that buoyant force continuously decreases with altitude. Altitude के साथ साथ buoyant force चेंज होता है, बट हम लोग क्वेश्चन में उसको चेंज नहीं करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। लिखो, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है पेलोड के बारे में, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं गिवन है लेकिन है क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में। तो लिखो जरा, फाइंड पेलोड
of 100 liter balloon, पेलोड पूछने का मतलब समझ रहा है आपको, ये मास पूछ रहा है ना। फाइंड पेलोड ऑफ 100 liter balloon filled with helium gas, at 1 atm pressure, at 1 atm and 27 degrees Celsius, at 1 atm and 27 degrees Celsius, given density of air is equal to 1.3 gram per liter, 1.3 gram per liter. Take mass of balloon material 20 ग्राम। ऑब्वियसली लाइटर लेना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर मास बढ़ जाएगा ना, इसलिए क्या लिखे, टेक मास ऑफ बलून मटेरियल 20 ग्राम। चलो आंसर बताओ जल्दी से, क्या यही लिखेंगे? कॉन्सेप्ट तो यही है। देखो इधर बलून मटेरियल का मास 20 दिया, ठीक है, चलो प्लस मास ऑफ गैस तो पता नहीं है, ओके, प्लस ये तो पूछा है ना क्वेश्चन में, तो ये तो गिवन नहीं होगा आपको। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 1.3, और कितना दिया यहाँ वॉल्यूम क्वेश्चन में 100 लीटर, तो इंटू 100 ही करते हैं। अब देखो सिंपल सा बात है भाई, जो दिया क्या पूछा है, एम पेलोड, तो ये तो गिवन नहीं होगा ना कहीं क्या फाइंड करा हुआ तुम पहले, मास ऑफ गैस, और मास ऑफ गैस के लिए हमें मालूम है हीलियम है, तो विल अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी अगर आप लगाते हो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो एन किसके बराबर होगा, पीवी अपॉन आरटी के बराबर, क्योंकि एन निकलेगा तो हम मास निकाल लेंगे। चलो निकालो आंसर। हीलियम का मोल्स 4 आ गया, तो हीलियम का मास 4 आ गया, तो 1 मोल हीलियम का मास 4 मोल का मास 16, तो 20 प्लस 16 प्लस एम पेलोड इज इक्वल टू कितना, 130। सॉल्व करके मास आ जाएगा कितना, 94 ग्राम, करेक्ट है। चलो क्वेश्चन लिखो। ए स्टूडेंट wants to fly in the sky with the help of balloons. Student wants to fly in the sky with the help of balloons, each containing 50 moles of H2 gas, each containing 50 moles of H2 gas at 0.5 atm and 27 degrees Celsius temperature. 0.5 atm and 27 degrees Celsius temperature. How many balloons a student, है ना, ब्रैकेट में लिखना मास 80 kg, मास 80 kg, हाउ मेनी बलून्स स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखे मास 80 kg, मस्ट अटैच with himself
to fly with himself to fly if density of air is 1.25 gram per liter. 1.25 ग्राम पर लीटर. सेम चीज लिखेंगे यहाँ पे भी. मास ऑफ बलून मटेरियल क्या लोगे? 0, कुछ गिवन नहीं है, ठीक है. इसके बाद मास ऑफ पेलोड यहाँ क्या है? 80 को ग्राम में बदलना पड़ेगा, प्लस मास ऑफ गैस इन द बलून है ना. 50 मोल H2 का मतलब कितना? 100. लेकिन एक ही बलून थोड़ी है. 100 इंटू एक्स, यही है ना, इज इक्वल टू क्या लगाओगे? कितना? डेंसिटी क्या दिया? 1.25 इंटू वी. वी मालूम है क्या यहाँ पे? नहीं मालूम है. तो नहीं मालूम है तो क्या लगाओगे? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के क्या आया? एक बलून का वॉल्यूम कितना? 2.2500 ml. उसको लीटर में रखो. कितना लीटर में कितना आया? 2.5 लीटर. क्या उतना ही लिखेंगे आगे और कुछ लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय एक्स करेंगे, क्योंकि एक ही बलून नहीं है ना. और एक्स का मतलब क्या था? नंबर ऑफ बलून्स. 27 बलून होगा आंसर. हाँ, तो उसको 27 लेंगे. 27 बलून्स, ठीक है. लक्ष्य लिखो. तो न्यूमेरिकल में आप कांस्टेंट लेके बना सकते हो, ठीक है ना. एक बार थोड़ा आइडिया लगाते हैं कि वेरिएशन कैसे होगा एटमॉस्फेरिक एयर का हाइट के साथ, है ना. जैसे कोई जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी आइडिया रखो. लिखो वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर with altitude. Variation of atmospheric pressure with altitude. इसी को हम लोग बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. लिख लेना, बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड लेवल है. ग्राउंड लेवल पे हम लोग प्रेशर को P0 मान रहे हैं. लिख लेना ग्राउंड लेवल. और इससे कुछ हाइट पर गए, लेट इट बी, यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिप ऑफ एयर ले रहे हैं, एक हाइट में जाने के बाद, ठीक है ना. कुछ भी हाइट लिया हमने H. तो मुझे ये कंपेयर करना है कि ऊपर जाने पर कैसे कैसे एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है उसका वेरिएशन एल्टीट्यूड के साथ क्या हो रहा है ना. तो अगर मान लो इस पॉइंट को हम लोग P1 माने और इसको माने P2, ठीक है. और इसका हाइट, इस कॉलम को मैं ले रहा हूं H हाइट. तो मुझे वेरिएशन बताना है. कुछ आइडिया लगा सकते तो ग्राफ कैसा आएगा? एक बार दिमाग लगाओ जरा. हाइट और प्रेशर का ग्राफ सॉल्व करके बता सकते हो. P2 माइनस P1 कितना होगा? इफ दिस हाइट आई एम टेकिंग एज H, देन D इंटू H, है ना. एक तो D इंटू H लगेगा. तो वही मैं बताऊँ, वेरिएशन निकाल सकते हैं क्या कोई ग्राफ के फॉर्म में? चलो मैं लिख देता हूँ इसको, आप यहाँ के आगे बढ़ाओ. DH इंटू DG, है ना, डेंसिटी ऑफ एयर एट एनी हाइट. D क्या है? डेंसिटी ऑफ एयर एट एनी हाइट. सॉल्व करके बताओ वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ हाइट. ग्राफ का नेचर ट्राई करो. ये क्या लिखा है मैंने, क्लियर है ना आपको? P2 माइनस P1 का एक्सप्रेशन है. ये हाइट जब मैंने H लिया है तो इसका D इंटू H लिया ना मैंने, P2 की वैल्यू. और यहाँ पे तो ये नीचे P1 का वैल्यू मैंने क्या लिया? D इंटू जी, क्योंकि अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है. तो उसके लिए उसका मैंने क्या लिया? D इंटू जी. अब आपको मेरे को बताना है कि हाइट के साथ वेरिएशन कैसे होगा प्रेशर का, कैसा ग्राफ बनेगा. वेरिएशन मींस ग्राफ, ऑब्वियसली नेचर ऑफ ग्राफ.
P2 माइनस P1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dp लिख सकते हैं। माइनस dp इक्वल टू क्या हो जाएगा, dh इंटू dg। जरा आप सॉल्व करो उसको इंटीग्रेट करके, इसी से तो ग्राफ निकलता है, एक लाइन तो लिखा करो, पहले भी तो किया ऐसे क्वेश्चंस। माइनस dp इक्वल टू dh इंटू dg, यहाँ पे लिखो एक पॉइंट और, pv इज इक्वल टू nRT, क्योंकि एयर को आप आइडियल ट्रीट करेंगे, ठीक है। pv इज इक्वल टू nRT, ब्रैकेट में लिखना, गैस इज ट्रीटेड एज, सॉरी एयर इज ट्रीटेड एज आइडियल, एयर इज ट्रीटेड एज आइडियल गैस। तो pv इज इक्वल टू nRT, और हम लोग क्या पढ़े हैं, pm इज इक्वल टू dRT, पढ़े हो ना, और d क्या पढ़े हो, d इक्वल टू pm बाई RT। सब्स्टिट्यूट करके आ जाएगा। अब ये आइडियली फॉलो हुआ ना, अब इसको सॉल्व करो, क्या लिखेंगे जरा बताओ, माइनस dp इज इक्वल टू dh इंटू pm बाई RT इंटू जी, pm बाई RT इंटू जी। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दो, P से P0 तक और H से H0 तक, mg बाई RT कॉन्स्टेंट हो गया। इसको क्या लिखे, माइनस dp इज इक्वल टू dh इंटू pm बाई RT इंटू जी। इस p को नीचे ले सकते हैं ना, माइनस dp बाई p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, pm RT, और g को क्या ले सकते हो आप, कॉमन, ये वाले p को इधर लेके आए, इसको इंटीग्रेट कर दो p से P0 तक, और हाइट को इंटीग्रेट कर दो 0 से h तक। सॉल्व करके देखो क्या आएगा इक्वेशन, mg बाई RT तुम्हारा कॉमन हो गया। ये ग्राउंड लेवल है, ये स्ट्रिप ऑफ एयर है, ग्राफ तो तुमको बनाना है P वर्सेस H का, ये इसीलिए तो सॉल्व करा रहे इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन चाहिए, क्या आएगा, ग्राफ का नेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे डिक्रीज करेगा, लीनियरली या एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विथ हाइट, है ना, इस तरह का आ जाएगा ग्राफ। फाइनल इक्वेशन क्या है, इसको सॉल्व किए तो P इक्वल्स टू P0 e रेज टू पावर माइनस mg h बाई RT, है ना। P इज इक्वल टू P0 e रेज टू पावर माइनस mg h बाई RT। इसमें इसको डेंसिटी के टर्म में भी लिखना है, नोट करो पहले इसको, ये ग्राफ बनाओ, पहले लिख लेना, वेरिएशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। तो इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, P इज इक्वल टू P0 e रेज टू पावर माइनस mg h बाई RT, ठीक है। और इसमें m कॉमा g, m क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, लिख लेना, T एंड R आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा, जी भी वेरी करेगा, है ना। तो बहुत सारे assumptions हैं, लेकिन सॉल्व करना है इसको। m इज मास ऑफ गैस, लिख लेना, मोलर, सॉरी मास ऑफ एयर, मोलर मास ऑफ एयर, m इज मोलर मास ऑफ एयर, दे ऑल आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब इसमें एक और चीज लिख लो, फ्रॉम Pm इज इक्वल टू dRT, d is proportional to P, therefore d by d naught is equal to P by P naught is equal to e raised to power minus mg h by RT।
तो देयरफॉर डी एयर इज इक्वल टू डी नॉट ई रेज टू पावर एम जी एच बाय आर टी, where D naught is the density of air at ground level. सेम जो प्रेशर के टर्म में लिखा था उसको किसके टर्म में बदल दिया, डेंसिटी के टर्म में बदल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ। लेकिन एक चीज समझो, आप उस दिन भी मैंने क्वेश्चन कराया, आज भी जरूरी नहीं है कि हर तरह का ग्राफ हर तरह क्वेश्चन तुमको बना के दिया जाए। ये चीज तुमको भी सॉल्व करने आना चाहिए कि अगर कोई वेरिएशन पूछा है तो हम उसको सॉल्व करके पता करें कि वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा कि लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस विथ टाइम लीनियरली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजेस। तो वो कैसे पता चलेगा? जो दो चीजों के बारे में पूछ रहा है उसका आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ से पहले क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। इक्विलिब्रियम में बहुत क्वेश्चन ऐसा आएगा, और उसमें तो लिखा भी नहीं, तो उसमें ऐसा लिखा रहता क्वेश्चन में, अज्यूमिंग करेक्ट एजम्पशन, आप सही एजम्पशन मान के बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कनेक्टिंग वेसल्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कनेक्टिंग वेसल्स। तो देखो इसके लिए कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ टॉपिक है, सब कुछ पढ़ा हुआ आपको। बस कनेक्टिंग वेसल्स के बारे में हमें दो चीजें पहले पता हो कि जैसे अगर मान लो थ्योरी बना के नहीं पढ़ा रहे, जस्ट नोट करके आप लिख लेंगे। अगर इस तरह से मैंने दो बल्ब को, दो वेसल ले लिया और इसको एक वेल्व के थ्रू बंद कर दिया, लेट द प्रेशर बी P1, प्रेशर P2, वॉल्यूम V1, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T1, टेम्परेचर T2, और इसमें मान लो कोई गैस है जिसका मोल N1 है, यहाँ पे कोई गैस है N2 है। जब तक ये बंद है ये अलग है, लेकिन जैसे एक बार आपने वेल्व खोल दिया, नोजल ओपन किया, तो दो चीजें तो सेम क्या है, सबसे पहला कि पूरे सिस्टम का, पूरा एक सिस्टम बन जाएगा, अभी दो अलग अलग सिस्टम, पूरे सिस्टम का प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और दूसरा मोल्स चेंज नहीं होगा। ये दो की पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनता है। मोल्स विल नॉट चेंज एंड प्रेशर ऑफ द फाइनल सिस्टम विल बी इक्वल, क्योंकि N1 N2 तो रहेगा ही ना, चाहे कुछ भी हो। एंड एक चीज, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो इस कनेक्टिंग ट्यूब का ये वॉल्यूम को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे, उसके वॉल्यूम को नेग्लेक्ट किया जा सकता है इफ नॉट मेंशन्ड। अगर बोला कि दो बल्ब है, इज कनेक्टेड विद अ नैरो ट्यूब हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम, तो फिर वो वॉल्यूम में काउंट नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो ये 500 ml है, ये 500 ml है, ये 20 ml है, तो टोटल सिस्टम का वॉल्यूम 1020 हो रहा है। इस बात को भी ध्यान देना है ना। तो इसको बना लें और दो पॉइंट लिख लें पहले, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। पहला पॉइंट है प्रेशर इन द कनेक्टेड वेसल, प्रेशर इन द कनेक्टेड वेसल will be same, will be constant, pressure in the connected vessel will be same or constant after opening the valve. valve open करेंगे, VALVE या नोजल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा, P, प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी P। और सेकेंड पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी कंजर्व्ड, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। तो इसको लैंग्वेज में भी क्वेश्चन देता है कि ये वेसल वॉल्यूम इतना, टेम्परेचर इतना, इज कनेक्टेड विद अनदर वेसल, है ना। तो उसमें मैं पहले क्वेश्चन करूं, तो मैं इस तरह से बना के दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको। मान लो इसका वॉल्यूम 2 लीटर, इसका वॉल्यूम 1 लीटर, प्रेशर 10 atm, इसका 12 atm, इसमें भरा है गैस X, इसमें भी गैस सेम है X, 300 केल्विन, ये भी 300 केल्विन पे। क्वेश्चन बोला है if valve is opened and temperature of
vessel 2 is raised to 500 Kelvin, find pressure of vessels finally. फाइनल प्रेशर ऑफ वेसल्स बताना है। कौन से कॉन्सेप्ट में बनेगा ये? मोल्स ऐड करेंगे। ठीक है, बनाओ। क्या हुआ? क्या इतना सोच रहा है? इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जरा, इतना कुछ दिमाग लगाना ही नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। बहुत सिंपल है। क्या हम लोग n इनिशियल इज इक्वल टू n फाइनल लिखेंगे? करेक्ट है। जो इनिशियल मोल होगा फाइनल मोल होगा। इनिशियल मोल क्या होगा? मोल्स इन कंटेनर 1 प्लस मोल्स इन कंटेनर 2, और n इक्वल टू क्या होता है? पीवी अपॉन आरटी। बोलो। तो देखो, अगर हम इनिशियली जा रहे हैं तो पहले एटी का प्रेशर क्या है? 10 atm इनटू वॉल्यूम क्या है पहले का? 2 अपॉन आर को आर रहने देते हैं। टेम्परेचर कितना है? 300 प्लस दूसरे कंटेनर में बोलो 12 इंटू 1 अपॉन आर इंटू 300 इज इक्वल टू, ये इनिशियली टोटल मोल्स हो गए दोनों के मिला के। क्या ये फाइनल होने चाहिए? तो फाइनल होने चाहिए। तो फाइनल बताओ फिर से, क्या लिखेंगे? पहले का प्रेशर P फाइनल, ये तो निकालना है, इंटू वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट कंटेनर 2 लीटर अपॉन टेम्परेचर कितना है पहले वाले का? R इंटू 300 ही तो है। साथ में सेकंड वाले के लिए प्रेशर फाइनल को PF रखेंगे, क्योंकि फाइनल प्रेशर विल बिकम कांस्टेंट, इनटू व्हाट इज द वॉल्यूम 1 अपॉन R, और टेम्परेचर कहां लेके जाएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या कर रहे थे तुम लोग? यही तो बोला ना, सॉल्व करो, सिंपल है। R तो कैंसिल भी हो जाएगा। हो गया ना? 160/13 आएगा सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में आ रहा 160/13। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, एक यहां पे एचजी कॉलम है जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ पे एयर है 50 सेंटीमीटर है इसका हाइट। दिस इज ए हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब विथ 1 एंड ओपन लिख लेंगे। PATM आपको गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, लिक्विड HG भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बोला फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम इफ फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब is held vertical with open end up. Tube is held vertically with open end down, and tube is held vertically at 45 degree. Sorry, vertical is horizontal at 45 degree. Horizontally with open end up. अच्छा, अभी मान लो जो सिचुएशन ऊपर बनाया हुआ है, उस सिचुएशन में एयर पे लिक्विड का प्रेशर कितना जा रहा होगा? कुछ आ रहा होगा क्या? कैसे बता रहे हो आप? अंदाज लगा रहे हो? कंपोनेंट देखो ड्रॉ करके। रेस्ट किस पे कर रहा है? ऑन दैट ग्लास ट्यूब। कंपोनेंट ऑफ द mg कॉस्ट 90 जाएगा, 0 आएगा, इसीलिए तो 45 पे पूछा है क्वेश्चन है ना। चलो, अभी तो एयर पे कुछ नहीं आ रहा लिक्विड का प्रेशर। जब इसको 45 करेंगे तो क्या होगा सिचुएशन? समझ रहे हो ना? थोड़ा तो एयर पे भी आ जाएगा ना।
मतलब लिक्विड कुछ ऐसा हो जाएगा एक तरह से, इस टाइप से थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, तो उसका कुछ पार्ट तो इस पे भी आ जाएगा ना, इस लिक्विड पे, मतलब एयर पे। अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है, ऐसे रखा है आपने ट्यूब को, जब ऐसे करोगे तो लिक्विड टेढ़ा होगा, थोड़ा सा ग्लास पे भी आएगा और थोड़ा एयर पे भी लोड लेके आएगा। पहले तो सिंपल है, दो पहले के दो बिल्कुल इजी है। क्या आया फर्स्ट का, सीधा किया ना, पहले तो इस तरह से कर देंगे। तो भाई प्रेशर ऑफ एयर, ये हाइट है, यहां पे आपको गैस के लिए प्रेशर बोला है, क्या बताओगे आंसर? हाइट, हाइट पूछा है ना, हाइट। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से लगाओ, आपसे लेंथ पूछा है, ध्यान रखना है। फाइंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। टेम्परेचर तो सब जगह सेम ही है ना, तो तुम लिख सकते हो ना, अप्लाइंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओगे तो पहले क्या लिखोगे, 76 इंटू एरिया को क्या लोगे, A इंटू लेंथ कितना था पहले एयर का, 50 इज इक्वल टू, अब क्या आएगा नया प्रेशर, 76 प्लस द हाइट ऑफ कॉलम कितना, 10 इंटू कितना एरिया इंटू कितना लेंथ पूछा ना, तो लेट द लेंथ भी L2। सॉल्व कर लो, एरिया तो कैंसिल हो जाए, फॉर्म सेम है। दूसरे वाले के लिए इस तरह से बोला, अब तो ये वर्टिकली है ना, तो यहाँ पे प्रेशर ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे जरा बोलो, 76 इंटू ए इंटू 50 इज इक्वल टू 76 माइनस 10 इंटू ए इंटू L2। क्यों 76 माइनस 10 किए बताओ? यहां पे टोटल प्रेशर कितना होगा एट द पॉइंट, यहां पे इस पॉइंट पे कितना होगा प्रेशर, बोलो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, और वो किसके बराबर होगा, 76, और ऊपर क्या आएगा, प्रेशर ऑफ Hg कॉलम प्लस प्रेशर ऑफ एयर। प्रेशर ऑफ Hg कॉलम क्या लोगे, 10, तो प्रेशर ऑफ एयर क्या आया, 76 माइनस 10। ये वाला पॉइंट को हमने क्या बताया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट है ना? तो ये किसके बराबर है, प्रेशर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी अपॉन प्रेशर ऑफ गैस, और हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना 10, तो माइनस का तो प्रेशर ऑफ गैस कितना आएगा 76, गैस नहीं बार बार बोल रहा हूँ, एयर एक्चुअली, ठीक है, 76 माइनस 10, तो यहां से भी तुम L2 फाइंड कर लोगे। तो पहले केस में लेंथ 50 से कम आएगा, दबेगा ना हाइट, और दूसरे में ज्यादा आएगा। थर्ड वाला केस बताओ, थर्ड वाले में 76 प्लस 10 क्यों लिखा, इस पे कितना प्रेशर आ रहा, खुला है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, और ये Hg का भी तो प्रेशर आ जाएगा ना, हाइट ऑफ लिक्विड 10। जब ये ऐसे था तो हाइट नहीं आ रहा था, अब जैसे तुमने स्ट्रेट किया तो उस Hg कॉलम का वेट भी आने लगा और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगने लगा, इसलिए 45 डिग्री वाला बताओ क्या लगेगा, एक इधर ड्रॉ करेंगे, एक इधर ड्रॉ करेंगे। 10 सेंटीमीटर का हाइट है, तो एक तरफ क्या आ जाएगा साइन और दूसरे तरफ कॉस, तो साइन ले लेंगे क्योंकि जो एयर पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा, इधर तो सेम लिखोगे तुम 76 इंटू ए इंटू 50 इज इक्वल टू, उधर क्या लिखेंगे 76 प्लस 10 साइन 45, लिख लो 76 प्लस 10 साइन 45 इंटू ए इंटू L3, 76 इंटू, सॉरी 76 प्लस नॉट इंटू, 76 प्लस 10 साइन 45। तो यहां से तुम
एल निकाल सकते हो वापस, यानी साइन 45 मतलब 1/√2 है ना, 10/√2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ गया ना। नेक्स्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चंस है, उसके बाद रियल गैस चालू होता है। लिखो, a closed vertical container, a closed vertical container divided into two halves, a closed vertical container divided into two parts, not half, sorry, two parts by a frictionless piston. A closed vertical container divided into two parts by a frictionless piston. Each part contain 1 mole of air. Each part contain 1 mole of air at 300 Kelvin. At 300 Kelvin. At 300 Kelvin, the volume of upper part is 4 times than that of lower part. Is 4 times than that of lower part. Calculate the temperature. Calculate the temperature when volume of upper part, calculate the temperature when volume of upper part will be 3 times than that of lower part. Calculate the temperature when volume of upper part will be 3 times than that of lower part. क्वेश्चन समझ में आया ना। सिचुएशन ऐसा है, ये एक वेसल है जिसमें कि पहले ऊपर वाले का वॉल्यूम 4 पार्ट है और नीचे वाले का वॉल्यूम 1 पार्ट है ना। यानी हम ऊपर वाले को क्या ले सकते हैं, 4b/5, तो नीचे वाला पार्ट मेरे लिए क्या रहेगा, v/5, है कि नहीं। दोनों में मोल ऑफ एयर सेम है, दोनों में 1-1 मोल गैस है, एयर 1-1 मोल है। अब इसको क्या बोला है करने के लिए, किस टेम्परेचर पर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ऊपर नीचे 3v/4 हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए। मोल वोल अभी भी नहीं बदला है ना। और ये कौन से टेम्परेचर पर है, 300 केल्विन। और तुमसे ये T2 पूछा गया है क्वेश्चन में। मोल तो कांस्टेंट ही बोला उसमें, क्या यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी इसमें एक दिमाग लगाओ, क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाओ। पहले सोचो क्या दिया है, क्या पूछा है। अगर ऊपर वॉल्यूम दिया है ना, और इधर ही वॉल्यूम दिया है, जो भी दिया है हमें वॉल्यूम मालूम है, टी भी दिया है एक तरह से, देखो इधर भी टी दिया है ना। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट नहीं बोला, अगर प्रेशर कांस्टेंट बोला था तो हम दिमाग लगा सकते हैं V1/T1 V2/T2, नहीं दिया ना। ऑब्वियसली प्रेशर वेरी कर रहा है, ठीक है। प्रेशर वेरी करने का रीजन बता सकता हूं, क्या मोल सेम है तो प्रेशर सेम होगा, दोनों में 1-1 मोल एयर है, प्रेशर तो सेम नहीं होगा ना। ऑब्वियसली ऊपर 1 मोल एयर है और साथ में पिस्टन भी है। पिस्टन फ्रिक्शनलेस बोला, मासलेस थोड़ी बोला है
ठीक है, तो अगर मेरे को प्रेशर मिल जाए तो हम आराम से P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लगा ले, तब तो क्वेश्चन इजी है। तो यहां ध्यान दो, अगर हम ऊपर वाले चैम्बर का प्रेशर P मानते हैं तो नीचे वाले का प्रेशर क्या मानेंगे? P प्लस प्रेशर ऑफ पिस्टन। और अगर हम इन दोनों को ही सिर्फ देखें तो क्या P वेरी कर रहा है? V वेरी कर रहा है? क्या वेरी नहीं कर रहा? N एंड T। और अगर N एंड T कांस्टेंट है तो तुम इन दोनों पे क्या लगा सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। क्या लग जाएगा पहले? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। करेक्ट है। आगे देखो, क्या इसका प्रेशर को हम P डैश माने तो इसके प्रेशर को हम P डैश प्लस PP माने, अगेन पार्शियल प्रेशर ऑफ पिस्टन। फिर हम वहां पे क्या लगा सकते हैं? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो तुमको यहां से P मिल जाएगा, उधर से P डैश मिल जाएगा, और एक बार P और P डैश मिल गया तो अपर पार्ट या लोअर पार्ट किसी में भी क्या लगा दो? P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। फिर से सुन लो, यहां से सॉल्व करके क्या निकालें? P, क्योंकि V और T पता है मेरे को। यहां से सॉल्व करके क्या निकाले? P डैश, क्योंकि यहां भी V और T पता है मेरे को। फिर अपर लोअर किसी भी एक चैम्बर में P1 V1 इक्वल टू P2 V2 सॉरी P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2 लगा दो, आंसर आ जाएगा। देख लो, सॉल्व करो जल्दी से, है ना। चलो हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, है ना।